Hello students, I am Anurag Srivastava and we are discussing upon the subject of quantitative techniques for managers in the MBA second semester of AKTU. अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें यूनिट 4 में क्यूइंग थ्योरी की बात कर रहे हैं। क्यूइंग थ्योरी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है और क्यूइंग थ्योरी में हम लोगों ने जो बेसिक्स हैं वो अभी तक देखी हैं। क्यूइंग थ्योरी क्यूइंग मॉडल जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल वैसे तो है, लेकिन इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं हम कह सकते हैं या इसके अलग अलग जो सब मॉडल्स हैं उसमें से जो हमारे सिलेबस में जो एक मॉडल है सिंगल सर्वर मॉडल जो है MM1 मॉडल, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ देखे थे, कुछ फॉर्मूले देखे थे, जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर हम लोग को यूज़ करने हैं। और उसके पहले हम लोगों ने बात की थी जो बेसिक्स इस पर्टिकुलर क्यूइंग थ्योरी की। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के थोड़ा सा समझेंगे किस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। तो आज के सेशन में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स समझेंगे। द फर्स्ट वन, तो इस तरह के कई अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर कि क्यू फॉर्म हो सकती है और सिंगल सर्वर वाली जो कई कुछ सिचुएशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक सिचुएशन जैसे ये है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। देयर इज़ अ टीवी रिपेयरमैन who finds that the time spent on his job has an exponential distribution with mean 30 minutes। तो जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर समझते हैं। दो तीन चीज़ें जो हमें समझनी है। मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा था कि फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपने याद कर लिए, उसकी डिफ़िकल्टी तो वहीं पे ख़त्म हो गई। और कुछ हमने तरीके भी आपको बताए थे कैसे फॉर्मूले आपको याद रह सकते हैं, लेकिन बेसिक वहाँ पर तो इतना ही है कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो एक स्टेप वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसके आगे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ जो रखनी है वो कहाँ क्या क्या हैं, कैसे कैसे दी हुई हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दी जा सकती हैं, डायरेक्टली मेंशन नहीं होगी। जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हम सीधे सीधे उठा कर दें कि ये लेमडा इतना है और म्यू इतना है। कभी ऐसा हो भी सकता है और कभी कभी हो सकता है ना हो। कभी कभी दोनों चीज़ें डायरेक्टली जा सकती हैं, जो कि रेयर होगा एक्चुअली। कभी कभी दोनों ही इनडायरेक्टली दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर है। दोनों जो इनडायरेक्टली मेंशनड हैं, यानी कि कुछ आपको चेंज उसमें करना पड़ेगा, उसमें भी किसी में ज़्यादा चेंज करना पड़ सकता है, किसी में थोड़ा कम चेंज करना पड़ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, वो समझना है। और दूसरी चीज़ जो समझनी है वो ये है कि क्या आपको कैलकुलेट करना है। आपको लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन चाहिए या फिर लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन इंक्लूडिंग द आइटम बीइंग सर्विस चाहिए। आपको जो वेटिंग टाइम चाहिए, लाइन में कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है ये चाहिए, या लाइन के साथ साथ सर्विस पाने में भी कितना टाइम लग रहा है ये पूछा जा रहा है। ये क्या चीज़ एग्जैक्टली पूछी जा रही है, ये चीज़ समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर दिया हुआ टीवी रिपेयरमैन फाइंड्स दैट द टाइम स्पेंट ऑन हिज जॉब हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30 मिनट्स। ये है क्या, ये अराइवल रेट तो ये हो गया, अराइवल रेट यहाँ से निकलेगा, ये हमें कहना चाहिए। इफ़ ही रिपेयर्स सेट्स इन द ऑर्डर इन विच, देखिए एक एक चीज़ को समझना होगा। जो हमारा मॉडल था इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल वैसे तो नहीं है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिलेंगी वो चीज़ें देखने के लिए ये जो मॉडल हमारा है ये है MM1 ऑब्लिक इन्फिनिटी फीफो मॉडल। इतनी चीज़ आपको दी हुई है। पहला M क्या है, मैंने आपको बताया था। पहला M का मतलब है कि जो अराइवल रेट है वो एक्सपोनेंशियल, वो पॉइसन हाँ, अराइवल रेट जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये पहला M था। दूसरा जो है वो सर्विस रेट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तीसरा जो 1 है वो है सिंगल सर्वर मॉडल होना चाहिए। फिर इन्फिनिटी जो है वो जो सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है। और फीफो जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। तो यहाँ पर अभी अराइवल रेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले सर्विस रेट की। द टीवी रिपेयरमैन फाइंड्स दैट टाइम स्पेंट ऑन हिज जॉब में कितना टाइम लग रहा है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया। एंड द मीन इज़ 30 मिनट्स, मीन इज़ 30 मिनट्स, मीन टाइम उसको 30 मिनट लग रहा है। तो रेट क्या हो गया, रेट क्या हो गया, एक सेट को बनाने में 30 मिनट लग रहे हैं तो 1 घंटे में 2 सेट बना लेगा।
तो म्यू की वैल्यू हो गई म्यू इज इक्वल टू 2 पर आवर, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। फिर क्या लिखा जा रहा है, इफ ही रिपेयर सेट्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन, ही इज रिपेयरिंग द सेट्स इन द ऑर्डर इन विच द सेट्स कम इन, तो ये हो गया फीफो, जिस ऑर्डर में सेट्स आ रहे हैं उसी ऑर्डर में सेट्स बनाए जा रहे हैं, फीफो हो गया। एंड इफ द अराइवल ऑफ सेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला एम हो गया, पहला जो अराइवल रेट है, अराइवल पैटर्न जो है, इट शुड फॉलो अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद इन एवरेज रेट ऑफ 10 इन एन 8 आवर डे, 8 घंटे में 10 सेट, तो पर आवर कितने हो गए, वो लेमडा हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 10/8 पर आवर, ये हो गया हमारा अराइवल रेट, सेट्स का अराइवल रेट। तो ये जो मैंने आपको कहा था एक चीज़, तो वो अभी क्लियर हो जाए कि 30 मिनट्स जो दिया हुआ था, आपने अगर कुछ ऐसा लिख दिया कि म्यू इज इक्वल टू 30 मिनट्स और लेमडा इज इक्वल टू 10 या 8, इस तरह का कुछ कर दिया तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। उसको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रॉपरली लिख करके और उसको सही फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। पर आवर हो, चाहे पर मिनट हो, चाहे पर डे हो, कैसे भी हो सकता है। इसको पर डे भी कर सकते हैं। इसको पर डे कैसे कर सकते हैं, ये 8 आवर डे है, इसका मतलब है 8 घंटे वो काम कर रहा है, तो लेमडा की वैल्यू जो वो हो सकती है, दिस इज इक्वल टू 10 पर डे, ये 10 पर डे हो गया। और म्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 घंटे में 2, तो 8 घंटे में 16, तो ये हो गया 16 पर डे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने छोटी क्लासेस में जो मैथ्स पढ़ के हम लोग भूल जाते हैं, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। तो सबको ये मालूम है कि जब यूनिट्स की जब भी बात होगी तो सेम यूनिट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। म्यू पर आवर है और लेमडा पर डे है, तो सारी चीज़ें चौपट हो जाएंगी, या उल्टा कर देंगे तो भी हो जाए। तो चाहे पर आवर हो, चाहे पर डे हो, चाहे पर मिनट हो, चाहे पर सेकंड हो, कैसे भी लीजिए, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो दोनों की यूनिट इस तरह से सेम हम रख सकते हैं, चाहे ये दोनों वैल्यूज़ ले लें, सही सही हम लोग कर लेंगे और सेम आंसर आएगा, चाहे ये दोनों यूनिट चीज़ें हम ले लें, इस तरह से ले लें, पर डे के फॉर्म में ले लें, तो भी वही चीज़ आएगी। ये बस ध्यान में रखना है, दोनों को सही एक तरीके से लिखना की ज़रूरत है। तो ऐसा हो गया विद एन एवरेज रेट ऑफ 10 इन एन 8 आवर डे। व्हाट इज़ द रिपेयरमैन्स एक्सपेक्टेड आइडल टाइम, आइडल टाइम उसका क्या होगा ये निकालना है। एंड हाउ मेनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, तो लाइन की लेंथ, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो इनको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, समझ लें, तो म्यू की वैल्यू है 2 पर आवर, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला था, और लेमडा की वैल्यू है 1.25 पर आवर। ये दो चीज़ें हमको मिली हुई हैं। और प्रोबेबिलिटी यानी कि हमको निकालनी है रिपेयरमैन के आइडल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयरमैन इज़ आइडल, ये तो निकालना है, लेकिन उसका आइडल टाइम भी निकालना है इससे आगे। तो पहली चीज़ तो हो गई कि अगर हमें आइडल टाइम पता करना है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आइडल टाइम होने का मतलब क्या हो गया कि अगर वहाँ पे कितने देर वो आइडल है, कितनी देर खाली है, तो उसके खाली होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए पहले तो खाली होने की प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वो ये था हमारा, P0 इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, ये हमारा फॉर्मूला था। 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू ये हो गया। तो इसको जब हमने वैल्यूज रख दी, लेमडा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू ये रख दी, तो हमें मिल रहा है इट इज़ 0.375। 0.375 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयरमैन इज आइडल। हमें चाहिए आइडल टाइम, तो आइडल होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये है, और आइडल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम उसके पास कितना है, एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। तो 8 घंटे काम करने पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इनटू 8, तो ये हो जाएगा, दिस विल गिव यू दी आइडल टाइम। तो कितना आइडल हो रहने की जो चांसेस हैं वो हमने निकाल लिया, और आइडल रहने की चांसेस जो हैं उसको टोटल उसका जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करने से हमको ये चीज़ मिल जा रही है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू द आइडल टाइम, यू विल गेट इक्वल टू 3। और ये है क्या, ये पर आवर है, ये भी पर आवर है, यानी कि ये पर आवर है, ये भी पर आवर है, यानी कि ये जो आएगा आंसर आपका, दिस विल बी 3 आवर्स। पूरे दिन में 3 घंटे का उसका आइडल टाइम होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं कि उसके पास
एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने सेट आ रहे हैं, ये दिया हुआ था, 10 सेट उसके पास आ रहे हैं। एक सेट को बनाने में टाइम कितना लग रहा है, आधे घंटे का टाइम लग रहा है। तो 10 सेट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे में से 3 घंटे वो आइडल रहेगा। अगर ये क्वेश्चन क्यू का ना हो, क्यूइंग थ्योरी का ना हो, तो सीधे सीधे ऐसे भी आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन क्यू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसको समझते हुए इसको करने के लिए हमें इस तरीके से इसको करना होगा। दूसरी चीज़ जो पूछी गई थी हमसे वो था कि हाउ मेनी सेट्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रॉट इन, कितने सेट उसके पहले से वहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं L2, यहाँ पे हम L2 कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि L1 कैलकुलेट करना है कि L2 कैलकुलेट करना है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा फिर और समझ लें, क्या क्या निकालना है। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर केसेस में अगर ये कन्फ्यूज़न हो कि L1 निकालना है कि L2 निकालना है, तो L1 ही ज़्यादा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन जनरल L1 ज़्यादा पूछा जाता है और W1 ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेट अभी आया है उससे आगे, उससे पहले कितने सेट हैं। तो उससे पहले वो सेट भी होंगे जो लाइन में लगे हुए हैं, उससे पहले वो सेट भी होंगे जिसके ऊपर वो रिपेयरमैन काम कर रहा है। और L1 था कितने सेट लाइन में हैं, L2 था कितनी यूनिट्स लाइन में हैं प्लस जिन पे काम हो रहा है वो भी। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी होगी वो L2 की निकालनी होगी। तो L2 का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.67। इतने सेट उससे पहले रखे होंगे। अब ये एक चीज़ दिमाग में आ सकती है कि हम लोग तो लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन निकाल रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर उस टीवी रिपेयरमैन के पास कोई एक आदमी, कोई इंडिविजुअल उसके पास अपना टीवी लेके जाता है, तो उसको क्या दिखता है कि कितने सेट पहले से उसके पास हैं। तो एक सेट हो सकते हैं, 2 सेट हो सकते हैं। 1.67 का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की है। एक तो ये है कि ये एवरेज है, ये जो भी वैल्यूज़ हम निकालते हैं L2 की, L1 की, W1 की, W2 की, ये एवरेज हैं, ये एवरेजेस हैं। ये क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे नॉर्मल केसेस में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एक तो वो है। दूसरी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि 0.67 का मतलब क्या है। 1 का मतलब तो ठीक है, 0.67 का मतलब ये हुआ कि जिस सेट पे वो काम कर रहा है, उसमें उस सेट के ऊपर करीब 0.33% टाइम उसको, 33% टाइम वो लगा चुका है और 67% टाइम अभी और लगाना है उसको। मतलब 33% और 67 का मतलब क्या हो गया कि आधा घंटा तो उसको लगना है, 10 मिनट वो स्पेंड कर चुका है, 20 मिनट अभी उसको और स्पेंड करना है। ये मतलब हुआ 0.67 का। कितने सेट्स लाइन में है, अगर L1 की वैल्यू निकालते वहाँ पर भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। तो उसमें क्या हुआ कि जो सबसे आगे है वो इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम अपना वेटिंग कर चुका है और बाकी उसको अभी और करना बाकी है। तो इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन भी अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। इतना डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से समझने के लिए कि इन सारे मॉडल्स से हम लोग करते क्या हैं और क्या चीज़ें कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, उनका इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये तो एक हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। और थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी विल टेक अप टुडे, customers arrive at a box office window which is being manned by a single individual according to a Poisson input process। देखिए फिर से वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अराइवल रेट जो है वो Poisson पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सिंगल इंडिविजुअल है यानी कि सिंगल सर्वर मॉडल हो गया। मीन रेट जो है दैट इज़ 30 पर आवर। अराइवल मीन रेट जो है वो 30 पर आवर है। यहाँ पर ये सीधे सीधे दिया हुआ है, अराइवल रेट सीधे सीधे दिया हुआ है। तो लेमडा जो है दिस इज इक्वल टू 30 पर आवर, ये साफ दिया हुआ है। एक चीज़ तो सीधे सीधे हम लोग को मिल गई। द टाइम रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर हैज़ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज़ ये, एक और चीज़ पता चल गई जो मॉडल हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको इंडिकेट करने के लिए। विद अ मीन ऑफ 90 सेकेंड्स, कितने टाइम में एक कस्टमर को सर्व कर रहा है, 90 सेकेंड्स। अब ये म्यू है। अब म्यू कितना है, म्यू इज़ नॉट 90 सेकेंड्स, म्यू 90 सेकेंड्स नहीं है। 90 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ, एक कस्टमर को सर्व करने में 90 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था कस्टमर्स आ कितने रहे हैं,
1 घंटे में 30 कस्टमर्स आ रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने कस्टमर्स को आप सर्व कर सकते हो, उसी सेंस में आपको म्यू को भी लिखना पड़ेगा। तो अगर 90 सेकंड का मतलब हो गया 1.5 मिनट, एक कस्टमर को सर्व करने में 1.5 मिनट लग रहा है, तो पूरे 1 घंटे में आपको लगेंगे 45 मिनट्स। उसको वैसे भी चाहे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन 90। इस तरह से म्यू आपका निकला। कितने सेकंड्स हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में इतने सेकंड्स हैं 60 इंटू 60, और एक कस्टमर को सर्व करने में 90 सेकंड्स लग रहे हैं, तो ये जो है म्यू आपका निकल करके आ जाएगा 0 0, ये कट गया, 3 3 ज़ा 9, और 3 2 ज़ा यहाँ आ गया, और 2 यहाँ पे आ गया, एक्चुअली ये कट गया, तो ये 20 हो गया। दिस इज़ एक्चुअली नो, इट इज़ 40। तो 40 कस्टमर्स आप 1 घंटे में सर्व कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें जब आपको मिल गई, फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हमें पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर। फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को वेट करने में कितना टाइम लग रहा है। एवरेज वेटिंग टाइम, अब यहाँ पे W1 चाहिए कि W2 चाहिए, ये हमको देखना होगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो हो गया W1। एवरेज वेटिंग टाइम केवल कहा जा रहा है, एवरेज वेटिंग टाइम केवल कहा जा रहा है, इसका मतलब है उस टाइम से मतलब नहीं है जितना कि विंडो पे पहुंचने के बाद लग रहा है। एक बार आप लाइन से विंडो पे पहुंच गए, विंडो पहुंचने के बाद आपको टिकट लेने में कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ पे नहीं कंसिडर किया जा रहा है। इट इज़ जस्ट द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर बिफोर दैट मीन्स द कस्टमर रीचेज द काउंटर और द बॉक्स ऑफिस विंडो। तो ये हो गया यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग को W1 का कैलकुलेशन करना है। इसको थोड़ा सा हम लोग अगर करेक्ट कर लें, ये 40 है तो 40 हो गया। तो इस तरह से W1 का हमें कैलकुलेशन करना है, W1 का कैलकुलेशन करना है हमको। तो क्या कितना आ गया, लेमडा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा, ये फॉर्मूला हमारा है। तो लेमडा हो गया हमारा 30 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू 40 इंटू 40 माइनस 30। ये फॉर्मूले में हम अगर वैल्यूज़ रख देते हैं तो ये ज़ीरो कट गया, 3/4 इंटू 10 दैट इज़ 3/40 आवर्स। 3/40 आवर्स ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशंस सिंपली कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्या चीज़ कैसे कहाँ पर हमको कैलकुलेट करनी है। Another question if we take up, so now arrival of machinists at a tool crib। अब ये जो क्वेश्चन है, अभी तक जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे वो थे आपके कस्टमर्स की बात वहाँ पे की जा रही थी, यहाँ पर इंटरनल कस्टमर्स की बात हो रही। तो यही चीज़ इसी तरह से अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे क्यूज़ बन सकती हैं, और हर सिचुएशन में हम लोग किस तरह से एक्चुअली आगे प्रोसीड करेंगे ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो अराइवल ऑफ मशीनिस्ट एट टूल क्रिब इन इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉइसन की बात आ गई। एवरेज रेट इज़ 6 per hour। द लेंथ ऑफ द टाइम द मशीनिस्ट मस्ट रिमेन एट द टूल क्रिब इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन एवरेज टाइम बीइंग 0.05 आवर्स। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी गई, एक तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, 6 मशीनिस्ट पर आवर आ रहे हैं, 6 वर्कर्स पर आवर टूल्स इशू कराने के लिए या टूल्स वापस करने के लिए जिस भी पर्पज से आ रहे हैं, 6 पर आवर आ रहे हैं। द लेंथ ऑफ टाइम द मशीनिस्ट मस्ट इज रिमेन एट द टूल क्रिब इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये देखिए किस तरह से लैंग्वेज चेंज करके भी वही चीज़ कही जा सकती है। टूल क्रिब के ऊपर वहाँ जा करके वो कितना टाइम रह रहे हैं वो दिया हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली सर्विस पाने में कितना टाइम लग रहा है ये दिया हुआ है, एंड इट इज़ 0.05 आवर्स। 0.05 आवर्स उसको सर्विस पाने में लग रहा है। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, इसको पर आवर हमको निकालना होगा यहाँ पर भी। ओके, मस्ट रिमेन टूल क्रिब इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी हो गया। 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पर। पहली चीज़ क्या पूछी जा रही है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीनिस्ट अराइविंग एट टूल क्रिब विल हैव टू वेट। तो वेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वेट करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि सिस्टम आइडल नहीं है, P0 के अलावा आपको चाहिए। कैसे करेंगे ये अभी थोड़ा सा इसको देखेंगे। एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट्स
एट द टूल क्रिब के ऊपर कितने मशीनिस्ट्स लाइन में लगे हुए हैं, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट्स एट द टूल क्रिब। तो फिर L1 है या L2 है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट्स एट द टूल क्रिब, हम लोग एक एक चीज़ इसको देखते चलें। तो ये हो गया L2, क्योंकि कितने लोग टूल क्रिब पर हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं और जो सर्विस पा रहा है, दोनों हैं। तो बी में जो है हम लोग को L2 निकालना है। ए में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट अ मशीनिस्ट अराइविंग एट द टूल क्रिब विल हैव टू वेट। तो आपको चाहिए एक्चुअली यू कैन से कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इन्फिनिटी तक, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने का तरीका है 1 माइनस P0। टूल क्रिब खाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो टूल क्रिब खाली ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो पहले पार्ट में तो ये निकालना है, दूसरे पार्ट में ये निकालना है। एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट्स एट द टूल क्रिब L2 ये पता करना है आपको। फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे, लेमडा और म्यू ऑब्वियसली वो भी रखेंगे, तो वो निकल आएगा। तीसरी चीज़ और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। द कंपनी विल इंस्टॉल अ सेकेंड टूल क्रिब व्हेन कन्विंस्ड दैट अ मशीनिस्ट वुड हैव टू स्पेंड 6 मिनट्स वेटिंग एंड बीइंग सर्व्ड एट द टूल क्रिब। अगर कंपनी को ये समझ में आ जाता है कि एक मशीनिस्ट को 6 मिनट लग रहा है, 6 मिनट से ज़्यादा अगर उसको वेट करना पड़ेगा, तो फिर दूसरी टूल क्रिब इंस्टॉल करेंगे। तो ज़रूरत है कि नहीं है, बाई हाउ मच द फ्लो ऑफ मशीनिस्ट और द टूल क्रिब शुड इंक्रीज टू जस्टिफाई द एडिशन ऑफ अ सेकेंड टूल क्रिब। तो लेमडा की वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ जाए, 6 पर आवर है, 6 पर आवर से कितनी ज़्यादा हो जाए, जिससे कि दूसरी टूल क्रिब की ज़रूरत हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसको पढ़ने से आपको लग सकता है कि ये 2 सर्वर की बात होने लगी, लेकिन 2 सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी केवल बात हो रही है, उससे आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये चीज़ें हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो हमने आपको बताया था और इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। म्यू की वैल्यू 20 पर आवर होगी, 0.05 आवर्स लग रहे हैं एक को सर्व करने में, तो सबको सर्व करने में इतना टाइम, तो 1 घंटे में इतने कस्टमर्स को या इतने मशीनिस्ट को सर्व किया जा सकता है। L2 की वैल्यू निकालनी थी, ये मैंने आपको बताया था, तो उसकी वैल्यू 0.43 इस तरह से आएगी। मशीनिस्ट आने की रेट काफ़ी कम है, तो इसलिए L2 की वैल्यू 1 से भी कम आ रही है। और WC जो पार्ट है उसको हमको समझने की ज़रूरत है कि हमने ये पूछा जा रहा है कि 6 मशीनिस्ट को सर्विस पाने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो W2 हो गया। वो 6 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, या 6 मिनट अगर हो जाएगा तो उतना हम टाइम उसको नहीं रखना चाहेंगे वहाँ पे। यही चीज़ ज़रूरी है, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि क्योंकि अगर मशीनिस्ट वहाँ पे रहेगा तो उसका टाइम बेकार हो रहा है, प्रोडक्टिव टाइम का लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो हमने मान लिया कि W2 की वैल्यू जो है वो 6/60, 6 मिनट्स, दैट मीन्स 6/60 आवर्स इतना है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, लेमडा की वैल्यू आ रही है 14, लेमडा की वैल्यू थी 6, लेमडा की वैल्यू अगर बढ़ के 14 हो जाती है तो फिर दूसरी टूल क्रिब इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाई हाउ मच इट शुड इंक्रीज, तो बाई हाउ मच इट शुड इंक्रीज 14 माइनस 6, द आंसर टू द थर्ड पार्ट इज 8। फिर इसी तरह से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अगर हम देख लें, एक बैंक है, एक ड्राइव इन बैंक है, आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी से सीधे जा रहे हैं और सर्विस पा जा रहे हैं, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मीन अराइवल रेट है वो 10 पर आवर है, सर्विस टाइम जो है वो 5 मिनट का है एक कस्टमर को। और एक चीज़ जो और कही जा रही है, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द विंडो इंक्लूडिंग दैट फॉर द सर्विस्ड कार कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 3 कार्स, 3 कार्स वहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कार अगर आएगी तो वो सीधे सीधे पहुँच जाएगी विंडो के पास, सामने जो स्पेस जो दी हुई है वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उन 3 में से एक कोई होगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। और दूसरा है कि बाहर वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, इसमें हमें निकालना है, एक तो विंडो के सामने की जो 3 की स्पेस है वहाँ पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, और इसी को अगर हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो दूसरा पार्ट ये मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें ये कैलकुलेशंस इस तरह से कर सकते हैं। इनको आप
एक एक करके अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी फाइनल आंसर्स। अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का, थोड़ा सा अलग है, वो देख लें अगर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 2 रिपेयरमैन हैं यहाँ पे, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 2 रिपेयरमैन में से एक को हायर करना है, दोनों के लिए जो वेजेस हैं वो दी हुई हैं। तो एक को वेजेस क्या दी, एक जो है वो ज़रा सा सस्ता है, उसको 5 रुपए की वेज दी जा रही है और वो 4 मशीन 1 घंटे में सर्व बना सकता है। दूसरे को 7 रुपए दिए जा रहे हैं और 6 मशीन 1 घंटे में वो बना सकता है। ये महंगा है लेकिन ज़्यादा काम कर रहा है, और मशीन अगर ब्रेकडाउन हो रही है तो उसकी कॉस्ट भी दी हुई है। अब क्या करेंगे, किसे हायर किया जाए? तो दोनों के लिए जो लेमडा की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, दोनों के लिए जो कॉस्ट ब्रेकडाउन की जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, दोनों के लिए जो म्यू की वैल्यू है वो अलग अलग है, दोनों के जो टाइम ले रहे हैं वो अलग अलग है। तो दोनों के केस में W2 हम निकालेंगे, और दोनों के केस में जब W2 निकाल लेंगे तो कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ब्रेकडाउन की और उसको पैसे देने की जो कॉस्ट है। पहले रिपेयरमैन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 15 रुपये आ रही है, और दूसरे रिपेयरमैन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो 12 रुपये आ रही है। एक के लिए 15 रुपये मिल रहा है, दूसरे के लिए पर आवर कॉस्ट 12 रुपये अगर है, तो दोनों केस में कौन सस्ता है? सेकंड रिपेयरमैन जो है, जिसकी वेजेस एक्चुअली ज़्यादा हैं लेकिन वो काम भी क्योंकि ज़्यादा दे रहा है इसलिए वो सस्ता है और उसको हमको हायर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपसे क्यूज़ की पूछी जा सकती हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे हम देखेंगे ये समझने की ज़रूरत है, और ये ध्यान रखना है कि लेमडा और म्यू और L1, L2, W1, W2 में से क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ होगी, क्या चीज़ पूछी जा रही, इस पे ज़्यादा फोकस करके अगर चलेंगे तो क्यू की प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।